प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन में कल भी हम लोगों की लगभग 2 घंटे की क्लास हुई थी। आज भी हम लोगों की 1.5 से 2 घंटे की क्लास मेरे भाई होनी है। तो उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार होके आए होंगे और हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आज बच्चे हम लोग अगर थ्योरी के मामले में बात करें तो थ्योरी हम लोग लगभग सब चीज़ों की पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस करने बाकी हैं। आज जो है हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म और पिरामिड की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। वहां से क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है तो वहां उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। हेडिंग डालिएगा मेरे भाई, प्रिज्म और पिरामिड क्या होता है। हेडिंग डालिएगा, प्रिज्म और पिरामिड मेरे भाई क्या होता है। प्रिज्म और पिरामिड क्या होता है। इस वाले साइड जो है वो आप लोग डालेंगे प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म हिंदी में भी प्रिज्म ही बोला जाता है। और इस साइड आप लोग डालेंगे पिरामिड क्या होता है। पिरामिड पिरामिड क्या होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, समझना होगा, ध्यान से समझना होगा, समझाने की कोशिश करूंगा। अगर 3D के हिसाब से सबसे पेचीदा टॉपिक पूछा जाए तो वो सबसे पेचीदा टॉपिक बस यही होता है। सबसे पहले प्रिज्म थोड़ा सा मतलब एज्यूम करना है कि प्रिज्म एक ऐसी 3D फिगर होती है जिसमें टॉप और बॉटम सरफेसेस जो होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि नीचे जो है वो स्क्वायर जुड़ा हुआ है तो ऊपर भी स्क्वायर जुड़ा होगा, उसके सारे वर्टेक्स को इसके नीचे वाले के सारे वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे तो बनने वाली फिगर जो होगी वो हमारी प्रिज्म हो जाएगी। यानी कि अगर मैं कहूं प्रिज्म एक ऐसी आकृति है जिसमें टॉप एंड बॉटम सरफेसेस जो होती हैं वो सेम होती हैं। जिसमें क्या होती है मेरे भाई, टॉप एंड बॉटम सरफेसेस जो होती हैं वो सेम होती हैं। यदि टॉप पार्ट पे आप लोगों का ट्राइंगल जुड़ा है तो बॉटम पार्ट पे भी ट्राइंगल जुड़ा होगा। अगर टॉप पार्ट पे स्क्वायर जुड़ा हुआ है तो बॉटम पार्ट पे भी स्क्वायर जुड़ा होगा। अगर टॉप पार्ट पे ट्रेपेजियम जुड़ा हुआ है तो बॉटम पार्ट पे भी ट्रेपेजियम ही जुड़ा हुआ होगा। बस याद रखने के लिए यही डेफिनेशन बहुत है। यहां से डायरेक्टली वो आप लोगों से कहेगा कि प्रिज्म का ये बता दो, प्रिज्म का वो बता दो, पिरामिड का ये बता दो, पिरामिड का वो बता दो। बिल्कुल भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखने, कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला याद है तो चीजों को आप आसानी से निकाल पाएंगे। सबसे पहले इसमें 3 चीज होती है मेरे भाई। आयतन लिखिएगा, अगर कभी भी पूछा जाए प्रिज्म का आयतन कितना होता है तो वो लिखिएगा। दूसरा यहां से पूछा जाता है प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, प्रिज्म का कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे हम लोग बोलते हैं वो कितना होता है मेरे भाई। और तीसरा आप लोगों से पूछा जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। ये 3 चीज मेरे भाई आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। तो इन तीनों के फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि प्रिज्म का कोई एक एग्जाम्पल दे दो तो प्रिज्म का एक एग्जाम्पल, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल होता है सिलेंडर। सिलेंडर में अगर टॉप पार्ट देखोगे तो वहां भी वृत्त जुड़ा हुआ है, बॉटम पार्ट देखोगे तो वहां भी वृत्त जुड़ा हुआ है मेरे भाई। दोनों सरफेसेस सेम है, फिर उनको ज्वाइन कर दिया तो बनने वाली आकृति जो होगी वो हमारी प्रिज्म हो जाएगी। पिरामिड के बारे में थोड़ी देर में अभी बात करेंगे, अभी मैं प्रिज्म के बारे में बता रहा हूं। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं सिलेंडर। मैंने बताया ना टॉप एंड बॉटम सरफेसेस एक जैसी होती हैं, तो आप देखेंगे टॉप पार्ट पे भी सर्किल जुड़ा हुआ है और बॉटम पार्ट पे भी सर्किल जुड़ा हुआ है और फिर इन दोनों आकृतियों को जोड़ने का काम किया गया है। तो बनने वाली आकृति जो होगी वो क्या कहलाएगी, वो प्रिज्म कहलाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कभी प्रिज्म का आयतन पूछा जाए तो आप कहना आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल यानी जो भी वस्तु आप लोगों की आधार में जुड़ी हुई है,
सबसे पहले उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट इसका फॉर्मूला होता है। कभी भी कोई आपसे प्रिज्म का आयतन पूछे तो आप कहना जो भी वस्तु हम लोगों की आधार में जुड़ी हुई है, वर्ग जुड़ा हुआ है तो वर्ग का एरिया निकालना होगा, ट्राइंगल जुड़ा हुआ है तो ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, वृत्त जुड़ा हुआ है तो वृत्त का एरिया निकालना होगा। यानी जो भी वस्तु हमारे आधार में जुड़ी हुई है उसका क्षेत्रफल निकालना होगा और ऊंचाई वो हम लोगों को देगा। क्षेत्रफल की गुणा ऊंचाई में कर देंगे तो हमारा प्रिज्म का आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो बेटा आप निकालना जो भी वस्तु आधार में जुड़ी हुई है, आधार का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, इनटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनटू ऊंचाई हो जाएगा। अगर आप लोगों से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जा रहा है तो जो भी वस्तु आप लोगों की बेस में जुड़ी हुई है, आधार में जुड़ी हुई है, उसका पेरीमीटर निकाल देना। अगर वर्ग जुड़ा हुआ है तो 4a हो जाएगा, अगर सर्किल जुड़ा हुआ है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अगर ट्राइंगल जुड़ा हुआ है तो तीनों साइड्स का योग हो जाएगा। मतलब जो भी जुड़ा हुआ है उसके आधार में उसका पेरीमीटर निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके सामने जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं मेरे भाई, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कर्व्ड सरफेस एरिया तो होता ही होता है, साथ में एरिया ऑफ बेस यानी कि आधार में जो चीज जुड़ी हुई है उसका क्षेत्रफल निकाल के जस्ट दुगना जोड़ देना है। तो ये होता है मेरे भाई क्या, ये होता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लव यू टू भाई, लव यू टू। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यूपीपी में ये टॉपिक नहीं आता है, केवल एसआई में पूछा जाएगा और एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछा जाएगा, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में यहां से क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा। मैंने सबसे पहले हेडिंग आपके सामने लिखवाई कि भाई साहब प्रिज्म क्या होगा। तो प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसमें टॉप और बॉटम सरफेस जो होते हैं वो समान होते हैं और उनको मिलाने के बाद जो आकृति बनती है वो हम लोगों की प्रिज्म बनती है। तीन चीज यहां से पूछ सकता है, आयतन यानी वॉल्यूम पूछ सकता है। तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, यानी जो भी चीज आधार में जुड़ी हुई है उसका एरिया निकाल के ऊंचाई से गुणा कर दोगे तो आयतन निकल के आ जाएगा। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पेरीमीटर आपसे पूछा जाता है तो जो भी चीज हम लोगों की आधार में जुड़ी हुई है उसका पेरीमीटर निकाल के ऊंचाई में गुणा कर दोगे तो आपके सामने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तीसरी बात, अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया आप लोगों से पूछा जाता है तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस तो होगा ही होगा, साथ में टॉप और बॉटम के जो फिगर जुड़ी हुई है उनका एरिया भी आप लोगों को जोड़ना होगा, क्योंकि टॉप और बॉटम पे समान चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर नीचे वृत्त जुड़ा है तो ऊपर भी वृत्त जुड़ा होगा, तो इसका मतलब आपको एरिया ऑफ द बेस 2 बार जोड़ना पड़ेगा। आधार में जो वस्तु जुड़ी हुई है उसका एरिया 2 बार जोड़ना होगा, 2 बार जोड़ना होगा। तो क्या ये 3 फॉर्मूले आप लोग याद रखेंगे? अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े से पेचीदे क्वेश्चंस होते हैं, याद रखने होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, ध्यान से समझोगे तो ऐसे याद हो जाएंगी चीजें जैसे आपने बहुत सारी इस पे प्रैक्टिस की है। ठीक है, हाँ। अब आइए मेरे भाई पिरामिड पे आते हैं। पिरामिड होता क्या है? पिरामिड एक ऐसी आकृति होती है भाई मेरे, पिरामिड एक ऐसी आकृति होती है भाई मेरे, ध्यान से सुनना। मान लो ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसके सेंटर को पकड़ के ऐसे उठा दो, मैंने ऐसे उठा दिया, और ये जो इसका पीक है इससे सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, इससे सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, तो ये जो आकृति हम लोगों की बन रही होगी ये पिरामिड बन रही होगी। मैंने क्या कहा? पिरामिड एक ऐसी आकृति होती है कि किसी भी फिगर के सेंटर से उठा दो उसे और उसके पीक से सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, तो बनने वाली आकृति जो होगी वो हमारी पिरामिड हो जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने कहा मेरे भाई ये जो है आप लोगों के सामने एक रोहम्बस दिया हुआ है, रोहम्बस दिया हुआ है, यहां इसका ये सेंटर है,
इसका सेंटर उठाना तो ऐसा पड़ेगा, लेकिन मैं अगर कॉपी में दिखाना चाहता हूं तो इसका सेंटर मेरे भाई मैंने ऐसे उठा दिया। यहां ये जो है इसका पीक पहुंच गया, इस पीक से सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो। इस पीक से इसके सारे वर्टेक्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो ये जो आप लोगों की फिगर बनेगी ये मेरे भाई पिरामिड बन जाएगी। ये मेरे भाई पिरामिड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये मेरे भाई पिरामिड बन जाएगी। पिरामिड में अगर मैं बात करूं मेरे भाई, ये क्या होता है? ये आपकी हाइट का काम करता है। पिरामिड में ये जो होता है ये आपकी हाइट का काम करता है, जिसे हम लोग ऊंचाई कहते हैं, जिसे हम लोग ऊंचाई कहते हैं। अगर मैं यहां से इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, इसके मध्य बिंदु पर इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, तो ये जो होता है ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। ये इसकी मेरे भाई सिलेंट हाइट होती है। सिलेंट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। सिलेंट हाइट होती है यानी तिर्यक ऊंचाई होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो मेरे भाई कुछ ऐसी आकृति जो है, कुछ ऐसी आकृति हम लोगों की पिरामिड की बन रही होती है। अभी जस्ट मैं 5 मिनट के बाद क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा, तब बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। अभी मेरे साथ आप लोग आयतन लिखिएगा। कभी भी आप लोगों से पिरामिड का आयतन पूछा जाए कि भाई साहब पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहना 1/3। इसका एग्जाम्पल जो होता है वो कौन होता है? इसका एग्जाम्पल जो होता है वो मेरे भाई शंकु होता है। ठीक है, तो 1/3 जो भी चीज आधार में जुड़ी हुई है, जो भी चीज आधार में जुड़ी हुई है, अगर यहां पे स्क्वायर जुड़ा हुआ है तो उसका क्षेत्रफल, अगर यहां पे ट्राइंगल जुड़ा हुआ है तो उसका क्षेत्रफल, यानी जो भी चीज आधार में जुड़ी हुई है उसका क्षेत्रफल निकाल के हम लोग हाइट में गुणा कर देंगे तो मेरे पास इसका क्या निकल के आ जाएगा? आयतन निकल के आ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी पिरामिड का आयतन आप लोगों से पूछा जाएगा, जब भी पिरामिड का वॉल्यूम आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आप याद रखना 1/3 एरिया ऑफ द बेस, यानी जो भी चीज बेस में जुड़ी हुई है उसका एरिया निकाल के हाइट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है इस पिरामिड का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मैं पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछूं तो आप कहना 1/2 आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, यानी जो भी चीज आपके बेस में जुड़ी हुई है उसका पेरीमीटर निकालिए, उसका परिमाप निकालिए और उसकी गुणा स्लैंट हाइट में कर दीजिए, यानी कि तिर्यक ऊंचाई में कर दीजिए। उसकी गुणा मेरे भाई तिर्यक ऊंचाई में कर दीजिए तो आपके सामने जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर सेंटर को वर्टेक्स से मिला देंगे तो भी तो राइट एंगल बनेगा? बिल्कुल बनेगा, वो कोर के केस में होता है। मैं तभी कह रहा हूं आप लोगों से, वो कोर के केस में होता है। अगर इस सेंटर को वर्टेक्स से मिला देंगे इस तरीके से या इस तरीके से मिला देंगे तो भी ये क्या हो जाएगा? तो भी ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है। लेकिन इस केस में वर्टेक्स से कब मिलाते हैं, साइड से कब मिलाते हैं, वो क्वेश्चंस के रूप में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, आयतन क्या होता है मेरे भाई? आयतन होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/2 यहां से पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू स्लैंट हाइट होता है। इसका याद रखना, ये स्लैंट हाइट होता है, फॉर्मूले में स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट होता है। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो ये होता है मेरे भाई कर्व्ड सरफेस एरिया, तो रहेगा ही रहेगा, यानी ये वाला फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एरिया ऑफ द बेस रहेगा, यानी आधार में जो भी चीज जुड़ी हुई है उसका एरिया आप लोगों को निकालना होगा, उसका एरिया जो है वो आप लोगों को निकालना होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूले आप लोगों के सामने, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, फिर इसके बाद मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ आता हूं, धीरे धीरे क्वेश्चंस को आप लोगों को समझाऊंगा कि क्वेश्चंस में वास्तव में दिया क्या होता है और हम लोगों को समझना क्या होता है और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। मान लीजिए बच्चे, अगर प्रिज्म और पिरामिड से क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे लोग नाम पढ़ते ही पीछे हाथ खींच जाएंगे कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं आप फॉर्मूला याद करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप 100% क्वेश्चन को करके ही आएंगे। एक बार फॉर्मूले को लिखिए अपनी कॉपी में मेरे भाई।
चलिए एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। मैंने दो हेडिंग आपके सामने डाले। पहला हेडिंग प्रिज्म था, दूसरा हेडिंग पिरामिड था। प्रिज्म में टॉप एंड बॉटम सरफेस सेम होती है, उनको मिला देते हैं, बनने वाली आकृति प्रिज्म होती है। आयतन क्या होता है? जो भी चीज उसके बेस में जुड़ी हुई है उसका एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका आयतन हो जाएगा। जो भी चीज बेस में जुड़ी हुई है उसका पेरीमीटर निकाल के हाइट में गुणा कर दीजिए, ये आपका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया में वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा, आधार के क्षेत्रफल का दुगना इसमें जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक उसी तरह पिरामिड का है। पिरामिड का बीच वाला पोर्शन पकड़ के खींच दीजिए, उसके पीक से सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो बनने वाली आकृति जो होगी वो पिरामिड होगी। अगर मैं आयतन पूछूं तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हो जाएगा। पेरीमीटर पूछूं तो 1/2 आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया पूछूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया में आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल रहा हूं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों के सामने है, तो उस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग देंगे। सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों के सामने ये रहा। उसने कहा है प्रिज्म का क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के सामने है। प्रिज्म का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत आराम से क्वेश्चन को करना। एक सम त्रिभुजाकार प्रिज्म के आधारों का अनुपात, यानी आधार में जो जुड़ा हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल जुड़ा हुआ है। यानी ये वाली भुजा जो दी गई है वो 8a दी गई है, ये वाली भुजा जो है वो 15a दी गई है, और ये वाली भुजा जो है वो 17a दी गई है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं? 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं। यानी ये कंफर्म हो चुका है कि बेस में जो जुड़ा हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये प्रिज्म है तो टॉप पे भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा और बॉटम में भी राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, बेटा हाइट कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे 21 सेंटीमीटर दी हुई है। और ये पार्श्व तलों का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया 840 दिया हुआ है। क्या कोई ऐसा योद्धा क्लास के अंदर मौजूद है जो मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता पाए प्रिज्म का? तो आप कहेंगे आधार का परिमाप। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। जब तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो 17 और 15 32 और 8 40 से हो जाएगा। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई जो होता है, यही मेरे दोस्त कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और कर्व्ड सरफेस एरिया आपको 840 दिया है। 21 से काटेंगे, 21 चौक 84, 0 आएगा। 40 से 40 कट गया तो क्या एक ही वैल्यू 1 आ जाएगी? हाँ या ना? अगर एक ही वैल्यू 1 आ चुकी है तो नीचे वाली भुजाएं जो आ जाएंगी वो 8, 15, 17 आ जाएंगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है जी। अब उसने कहा है घन सेंटीमीटर में प्रिज्म का आयतन कितना होगा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट से देख के लिखो, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है जो भी वस्तु आधार में जुड़ी हुई है उसका क्षेत्रफल निकाल के ऊंचाई में गुणा कर दो, हाइट में गुणा कर दो। तो आपने कहा जी आधार में तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जुड़ा हुआ है तो इसका क्षेत्रफल निकाल दो। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। और मेरे भाई ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई 21 दी हुई है, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो दोस्त 2 चौक 8 होगा, 15 चौका 60 होगा, और 60 की गुणा 21 में करेंगे तो 1260 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1260 जो है वो इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्त दोबारा से समझिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसने कहा है एक प्रिज्म है जिसकी साइड का रेशो जो है वो 8, 15 और 17 दिया हुआ है। आपने पहली भुजा 8 मान ली, दूसरी भुजा 15 मान ली, और तीसरी भुजा जो है वो 17 मान ली। मेरे भाई ऊंचाई जो दी हुई है वो 21 सेंटीमीटर दी हुई है, आपने लिख ली। आपसे कहा कि पार्श्व तलों का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया 840 दिया है।
कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। परिमाप कैसे निकालते हैं? सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। इसमें ऊंचाई की गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि 840 दिया है। क्या ए की वैल्यू 1 आ जाएगी? अगर ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या नीचे जुड़ने वाला त्रिभुज जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसकी भुजा 8, 15, 17 होगी। अब आप लोगों से आयतन पूछा गया है, प्रिज्म का आयतन, वॉल्यूम पूछा गया है। तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है, यानी आधार में जो भी वस्तु जुड़ी हुई है उसका एरिया निकाल दो। तो आधार में तो मेरे भाई आपका राइट एंगल ट्राइंगल जुड़ा हुआ है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। यहां से ये यहां तक एरिया का फॉर्मूला लग गया, और इसके बाद ऊंचाई की गुणा करनी है तो 21 की हमने गुणा कर दी। तो आंसर कितना आ गया? 1260 इस क्वेश्चन का जवाब आ गया। अगर बात समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप कर दो। सर 1/2 कहां से आया? बेटा राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? जब सारी कहानी खत्म हो गई है तब पूछ रहे हो कि 1/2 कहां से आया है? क्या राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई नहीं बताया? कम से कम 1.5 करोड़ बार मैंने बताया है कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। या दूसरे शब्दों में यह भी बताया होगा कि सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके आधा कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, और उसकी गुणा ऊंचाई में कर दोगे तो वॉल्यूम आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? बोलिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मैं कहता हूं मेरे दोस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पूछा जाता है प्रिज्म पिरामिड सुन के दोस्त बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। बताइए इसका क्या जवाब हो जाएगा? बताइए भाई। जी सर थोड़ा थोड़ा आ गया भाई, ऐसे मत बोलो, बड़ी मेहनत से समझाया ये क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा कैसे समझ में आ जाएगा? बड़ी मेहनत से समझाया है सर। प्रिज्म में आधार तो एक ही होता है, आधारों का अनुपात लिखा है। आधार एक होता है तो टॉप और बॉटम सरफेस जो होते हैं वो समान होते हैं। कहाँ लिखा है भाई आधारों का अनुपात? कहाँ लिखा है, मुझे भी दिखा दो। आधारों का अनुपात लिखा है तो मेरे भाई ये ट्राइंगल नीचे बेस में जो जुड़ा हुआ है वो एक ट्राइंगल जुड़ा हुआ है, तो ट्राइंगल की 3 साइड्स का रेशो दिया हुआ है। ये आधारों का अनुपात नहीं है, ये ट्राइंगल की साइड्स का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, वही तो लिखा है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर सीपीयू में किसका वेटेड है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है किसी लंब प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षटभुज है। नियमित मतलब रेगुलर हेक्सागन है। भाई साहब उसने कहा है कि जो आधार जो है ना वो एक रेगुलर हेक्सागन है, मतलब रेगुलर हेक्सागन कुछ इस टाइप की इमेज बनी हुई है उसके बेस में, जिसकी भुजा दे रखी है 5 दे रखी है। क्या आप लोग जानते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्षेत्रफल कितना होगा, षटभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? क्या मैंने बताया है कि 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, और जब उन 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल को सॉल्व करोगे तो क्या इस षटभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका मेरे भाई ये आ जाएगा। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को थोड़ा सा बहुत प्यार से। यदि इसकी ऊंचाई 12√3 है, यानी ये h की वैल्यू जो है वो 12√3 आप लोगों को दी हुई है,
तो इसका आयतन कितना होगा, बस फॉर्मूला लगाना है, एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप मुझे प्रिज्म का आयतन बता दो कितना होता है, तो आप कहेंगे आधार का क्षेत्रफल, यानी जो भी चीज आधार में जुड़ी हुई है पहले उसका क्षेत्रफल निकालिए और उसकी गुणा ऊंचाई में अगर आप कर दोगे तो आपके पास प्रिज्म का आयतन निकल के आ जाएगा। यही तो फॉर्मूला लिखवा है। अच्छा, आधार में क्या चीज जुड़ी हुई है, तो आप कहेंगे षटभुज जुड़ा हुआ है, तो षटभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला 3√3/2 भुजा का स्क्वायर, क्या ये आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा, गुणा ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई जो दी हुई है वो 12√3 दी हुई है। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी भुजा पूछूं तो वो 5 दी हुई है, तो यहां जो आंसर आएगा वो 3√3/2, 5 का स्क्वायर 25 होता है, गुणा 12√3 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 2 छिक्का 12 होते हैं क्या। अब आप देखिए 6 तिया 18 और √3 की √3 में होगी तो 3 आ जाएगा, यानी कि 6 तिया 18 तिया 54 हो जाएगा, और 54 की गुणा जब आप 25 में करोगे तो आंसर कितना आएगा, 25 चौका 100 को 0 हासिल 10, 25 पंजे 125 और 10 135 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1350 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1350 हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में जरा सी भी दिक्कत आप लोगों को आने वाली है, जरा सी भी मेरे भाई दिक्कत आप लोगों को आने वाली है, मुझे नहीं लगता है। आप लोगों को बस थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए 2D की। अब उसने आधार में हमसे हेक्सागन जोड़ने के लिए बोला है, तो हमें हेक्सागन का ही तो एरिया निकालना पड़ेगा मेरे भाई। ऊंचाई उसने दोनों ही क्वेश्चन में अलग से आप लोगों को दी हुई है, तो आपके सामने इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा, इस वाले प्रिज्म का जो आयतन निकल के आ जाएगा वो 1350 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन करने की कोशिश करना। हेक्सागन नहीं कराया, हेक्सागन नहीं कराया तो भाई लिख दो। अगर आपके सामने षटभुज दिया हुआ है, षटभुज होता है 6 भुजाओं वाला बहुभुज। अगर इसका आयतन कभी भी इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, क्योंकि षटभुज जो होता है वो 2D फिगर होती है, तो इसके अंदर क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो याद रखना क्षेत्रफल जो होगा 3√3/2 a² होगा। ए क्या होती है, षटभुज की साइड होती है। अगर मैं आपसे इसका परिमाप पूछता हूं कि षटभुज का परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, तो 6a जो होता है इसका पेरीमीटर होता है। बस ये 2 चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है भाई, ऐसे मत करो, देखो इतनी देर में मुझसे 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझाए गए हैं, बस कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला लिखना था। मैं लिखवा के आया हूं, आयतन जो होता है वो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल यानी आधार में जुड़ी हुई वस्तु का क्षेत्रफल। तो आधार में क्या जुड़ा हुआ था, उसने कहा है आधार में एक षटभुज जुड़ा हुआ है, तो षटभुज का क्षेत्रफल ये होता है, गुणा ऊंचाई उसने 12√3 दी हुई है। षटभुज की भुजा 5 दी है, 5 का स्क्वायर 25 होगा। बस इसे सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए और यकीन मानना कि क्वेश्चन अगर आपने अपने हाथों से कर लिया तो यकीन मानना कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ जाएंगे। देखिए, एक लंबवत प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज है, यानी आधार में क्या जुड़ा हुआ है मेरे भाई, समलंब चतुर्भुज जुड़ा हुआ है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका 1/2 a + b × h होता है, यानी समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई होता है। ये मैंने बता रखा है 2D में। जिसकी समांतर भुजाएं आप लोगों को दी हुई है, पहली 11 दी गई है, दूसरी 15 है। उनके बीच की दूरी जो है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन जो है वो 1731.6 है, तो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी होगी। क्या आप लोग प्रिज्म का आयतन मुझे बता सकते हैं कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है।
मेरे भाई इस हर एक स्टेप आपके सामने लिख रहा हूं। आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है मेरे भाई? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है, यही तो फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आयतन कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे 1731.6 दिया हुआ है। आयतन कितना दिया हुआ है? 1731.6 आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि जी आधार में क्या जुड़ा हुआ है तो आप कहेंगे समलंब चतुर्भुज जुड़ा हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका 1/2, समांतर भुजाओं का योग 11 और 15 26 हो जाएंगे, गुणा इनके बीच की दूरी जो कि 9 सेंटीमीटर दी हुई है, और ऊंचाई मेरे भाई आप लोगों से पूछी है, प्रिज्म की ऊंचाई आपसे पूछी है। तो क्या यहां से आप एच नहीं निकाल पाओगे? देखो 2 से काटा 13 बार कट गया, 13 गुणा में है इधर आके भाग में आएगा, 9 गुणा में है इधर आके भाग में आएगा, तो ये h की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। काटा पीटी मचाइए भाई, 6 1 7 3 10, 9 से कटेगा, 9 1 कम 9 होगा, 8 बचेगा, 9 नाम 81 होगा, 2 बचेगा, 9 दूनी 18 होगा, 9 चौक 36 होगा। 13 से काटिए, 13 1 कम 13 होगा, 6 बचेगा 62 हो जाएगा, 13 चौका 52, 13 8 104 हो जाएगा। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 14.8 हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 14.8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो तो? आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे अगर थोड़ा सा सावधानी से करेंगे, थोड़ा सा चीजों को समझते हुए करेंगे, तो जीवन में आप लोग इस फॉर्मूले को, इस तरीके को, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग भूल ही नहीं सकते, ठीक है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, मंडे से एक सीरीज लाने जा रहा हूं, मंडे से एक सीरीज लाने जा रहा हूं, मतलब शॉर्ट वीडियो की एक सीरीज लाने जा रहा हूं। आपका कोर्स खत्म हो चुका है मेरे भाई, 20-20, 25-25, 30-30 मिनट की शॉर्ट वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, जिसमें हम एक पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे 25-30 मिनट में। उसी पर बेस्ड हम लोग 10-12 क्वेश्चंस मेरे भाई कर रहे होंगे, तो वहां से आप लोगों के रिवीजन में जो है वो रफ्तार मिलने वाली है, रिवीजन में 4 चांद लगने वाले हैं। मंडे से टाइम आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये क्लास इस टाइम हुआ करेगी, केवल और केवल 25 से 30 मिनट की इस क्लास को मैं मेरे भाई लूंगा, तो आपका शानदार रिवीजन, जैसे यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल वाला टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और पेचीदा होता है, तो उसकी ही एक 25 मिनट की वीडियो ले आए, चोर सिपाही की एक अलग से 25 मिनट की वीडियो ले आए, बेईमान दुकानदार की हम लोग 25 मिनट की वीडियो ले आए, ठीक है। टाइल्स वाले क्वेश्चन की जो एचसीएफ एलसीएम में होते हैं 15-20 मिनट की टाइल्स वाले क्वेश्चन के लिए आए, सिक्के वाले क्वेश्चन की 15-20 मिनट के लिए आए, रिमाइंडर थ्योरम में टोशेंट मेथड की एक 15-20 मिनट की वीडियो ले आए, प्रिज्म के 10-12 क्वेश्चन की 15-20 मिनट की वीडियो ले आए, पिरामिड के 2-4 क्वेश्चन की 15-20 मिनट की वीडियो ले आए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है चीजें बहुत रैपिड से हम लोग रिवाइज कर सकें, ऐसी एक सीरीज आपके सामने लाने जा रहा हूं, बेहतरीन सीरीज वो आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। मंडे से बच्चे वो आने वाली है। चलिए बहुत शानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे, और देना होगा, आप लोगों को देना होगा भाई। बड़ी मेहनत से मैंने ये प्रिज्म समझाया है, चाहता तो ये कह के छुड़वा देता कि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक को कराना वाकई में टीचर के लिए भी बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है, तो चाहता तो छुड़वा सकता था, है ना। फटाफट बताइए, आपको 2017 में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 2021 में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है एक समकोणिक प्रिज्म की ऊंचाई, ये तो हाइट दी हुई है प्रिज्म की, बहुत बढ़िया। आधार में क्या जुड़ा हुआ है? इसका आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 8 12 है। अगर आप लोगों को यह लगता है मेरे भाई कि आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 8 12 है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मुझे बता दो, प्रिज्म का क्या होता है? तो आप कहेंगे पेरीमीटर, यानी कि जो भी चीज आधार में जुड़ी हुई है उसके परिमाप की गुणा ऊंचाई में कर देंगे, आधार के परिमाप की गुणा ऊंचाई में कर देंगे, तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा।
तो बेटा इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है, तो पेरीमीटर 25 आ जाएगा। हाइट कितनी दी हुई है 18, 18 पंजे 90 को 0 हासिल 9, 18 दूनी 36 और 9 45 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा 450। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को ये एक ही लाइन में आंसर दे देना चाहिए था, एक ही लाइन में मेरे भाई आंसर दे देना चाहिए था। तो पता नहीं मुझे कि किस चीज में आप लोग अभी उलझे हुए हो। आप लोग उलझे हुए एवरेज नहीं कराए हैं भाई, जो नहीं कराया है उसके लिए ही तो करा रहा हूं। हाँ, प्रिज्म के लिए पीछे वाला सब कुछ याद होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हाँ ठीक है भाई, तो आंसर 450 हो जाएगा। दो क्वेश्चन और कराने हैं प्रिज्म पे, 34 और 35। इसके बाद पिरामिड के क्वेश्चंस हम लोग कुछ देखेंगे। पिरामिड में जो है वो थोड़ा सा झोल आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस झोल को खत्म करने की कोशिश मैं करने वाला हूं। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए 34वें क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। यहां आपको पता चल चुका है आधार में क्या जुड़ा हुआ है, समबाहु त्रिभुज जुड़ा हुआ है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मुझे बताइए प्रिज्म का क्या होता है। तो आप कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द बेस। यही तो फॉर्मूला मैं बता के आया हूं प्रिज्म के टोटल सरफेस एरिया का। अब मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, आधार का परिमाप। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 10 गुणा 3 यानी 30 हो जाएगा। आधार के परिमाप की गुणा ऊंचाई में कर दूंगा तो ऊंचाई कितनी दी हुई है, प्रिज्म की ऊंचाई 10√3 दी हुई है। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। अब इसमें क्या है, दुगना जोड़ दीजिए आधार के क्षेत्रफल का। आधार में समबाहु त्रिभुज जुड़ा हुआ है, उसका क्षेत्रफल √3/4, भुजा का वर्ग, भुजा 10 है इसका वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 300 दाई 30 दाई 300√3 हो जाएगा, और ये होगा 25 दूनी 50√3 हो जाएगा। 300 में 50 जोड़ेंगे 350√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई टोटल सरफेस एरिया अभी बता के आया हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया में एरिया ऑफ द बेस का दुगना जोड़ना होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जो भी चीज आधार में जुड़ी हुई है उसका परिमाप निकाल दो। अगर आधार में समबाहु त्रिभुज जुड़ा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जुड़ा हुआ है, तो पेरीमीटर निकाल दो भाई। भुजा का 3 गुणा ही पेरीमीटर होता है, तो भुजा 10 है तो पेरीमीटर 30 हो जाएगा। इसमें ऊंचाई की गुणा कर देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा, दो ऐसे लिख दीजिए, √3/4a²। समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकलता है, √3/4a² से निकलता है। ये बात समझ में आई। तो भाई अगर पहले वाले फॉर्मूले सारे याद हैं तो आपको प्रिज्म में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रिज्म के करा चुका हूं, इस क्वेश्चन को मेरे भाई मैं होमवर्क में देता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रिज्म का होमवर्क में देता हूं, होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल की क्लास में हम लोग इसे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, बता देना कि हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ था, हमने तमाम कोशिशें की लेकिन हमसे क्वेश्चन भाई साहब नहीं बन पाया, तो मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन को मेरे दोस्त करा दूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई पिरामिड के 5-6 क्वेश्चन करेंगे। इसमें थोड़ा सा झोल है, उस झोल को समझने की कोशिश करेंगे। अगर झोल को समझ लिया, झोल को समझ लिया तो मेरे भाई जरा सी भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। झोल को समझ लिया तो जरा सी भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। जो प्रिज्म के क्वेश्चन होते हैं वो टोटली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, उसमें कोई फालतू दिमाग हम लोगों को लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर फॉर्मूले हम लोगों को याद हैं, प्रिज्म के भी याद हैं और पिछले भी सारे फॉर्मूले याद हैं, तो प्रिज्म का कोई क्वेश्चन हम लोगों से नहीं छूटेगा। लेकिन पिरामिड में ऐसा नहीं है।
पिरामिड में कुछ चीजों को अलग से हम लोगों को निकालना होता है, तरीका हम लोगों को पता होना चाहिए, हम उस पर ही बात करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पिरामिड का ये रहा भाई मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप लोगों के सामने। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद जो है क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन की बात को समझिएगा थोड़ा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने कहा है एक सम पिरामिड। सबसे पहले तो भाई मुझे ये बताइए कि ये पिरामिड आपके सामने लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत तो नहीं है पहचानने में, बहुत बढ़िया। आधार जो है वो 8 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, यानी आधार में जो जुड़ा हुआ है वो समबाहु त्रिभुज जुड़ा हुआ है, जिसकी भुजा जो दी हुई है वो 8 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। ये भी पिक्चर क्लियर हो गई। इसकी ऊंचाई जो है वो 24√3 दी हुई है। तो इस पिरामिड का आयतन कितना होगा? जब भी वो आपसे आयतन पूछेगा तो उसमें जरा सा भी झोल आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। झोल तब बनता है मेरे भाई जब वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया पूछता है। आयतन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार में समबाहु त्रिभुज जुड़ा हुआ है उसका क्षेत्रफल √3/4 a² होता है, गुणा ऊंचाई हो जाएगा। क्या यही फॉर्मूला होता है पिरामिड का? 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई ही पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला होता है। तो यहां से आप देखेंगे 1/3 ये हो जाएगा √3/4। भुजा कितनी दी हुई है मेरे भाई समबाहु त्रिभुज की? 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। और h कितना दिया हुआ है? 24√3 दिया हुआ है। √3 की गुणा √3 में होगी 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 16 चौका 64 को 4 हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38 हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन का जवाब 384 हो जाएगा? क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 384 हो जाएगा? ऋतुपर्ण त्रिपाठी बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। ऋषु यादव बिल्कुल सही जवाब है। गुड़िया बिल्कुल सही जवाब है। दोनों बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है, बहुत शानदार भाई। दीपक कुमार 44 कहां से आया भाई? ये 44 कहां से आया? क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? सवाल का जवाब जो है वो 384 हो जाएगा। आयतन आप लोगों से पूछा गया था, आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। आधार में समबाहु त्रिभुज जुड़ा हुआ है तो उसका क्षेत्रफल लिख दिया, और ऊंचाई हम लोगों को 24√3 डायरेक्टली दी हुई है। वैल्यू पुट करी, आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें भी आयतन पूछा है, इसमें भी जरा सी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत तो मेरे भाई आएगी। अब ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, बहुत प्यार से समझने की जरूरत है। इस क्वेश्चन पे सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाइए। आप पेन मत चलाना, केवल इस क्वेश्चन को समझना, और आज समझने के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो कभी भी गलत आप लोगों से नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा है एक लंब पिरामिड का आधार 8√2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, यानी कि 8√2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, यानी इस तरीके से 8√2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग आप लोगों को दिया हुआ है। इसकी भुजा कितनी है? 8√2। ठीक है, इसके प्रत्येक तिर्यक कोण, यहां ये जो शब्द लिखा हुआ है तिर्यक कोण, स्लैंट एज, जब भी ये शब्द आप लोगों को लिखा दिखाई दे, स्लैंट एज आप लोगों को लिखा दिखाई दे, तिर्यक कोण आप लोगों को लिखा दिखाई दे, इसका मतलब तिर्यक कोण की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। यानी मैंने सेंटर से यहां से इसको खींचा होगा, ये मैंने खींच के यहां तक ले आया, तो ये जो मिलाने वाली लाइन होती है, वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन जो होती है, ये तिर्यक कोण की लंबाई होती है। स्लैंट हाइट नहीं होती है, ये स्लैंट एज होती है। क्या होती है? स्लैंट एज होती है।
अगर इस पीक को साइड के मिड पॉइंट से मिलाऊंगा तो ये तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी, जबकि इस पीक को मेरे भाई वर्टेक्स से मिलाऊंगा तो ये स्लैंट एज बन जाएगी। याद रखना, अगर तिर्यक कोर दिया हुआ है, स्लैंट एज दिया हुआ है, तो मेरे भाई इस पीक को वर्टेक्स से मिलाया गया है, शीर्ष से मिलाया गया है। अगर यहां तिर्यक ऊंचाई दिया होता तो मेरे भाई इस पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से मिलाया गया है। दोनों में अंतर समझ लेना। अब के बाद मेरे भाई अंतर नहीं बताऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रिज्म जो होता है सेंटर से उस लाइन को खींच देते हैं, क्या यही प्रिज्म बन जाएगा? इसी से सारे वर्टेक्स को मिलाना होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर तिर्यक कोर दिया हुआ है तो इस लाइन को वर्टेक्स से ज्वाइन किया, यानी ये वाली लंबाई आप लोगों को दी हुई है, ये वाली लंबाई आप लोगों को दी हुई है अगर तिर्यक कोर दिया हुआ है। लेकिन अगर तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है तो ये वाली लंबाई दी हुई है, फिर मिड पॉइंट से आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। मैंने क्या किया, मैंने इस मिड पॉइंट से ये लाइन खींच दी। अगर तिर्यक कोर दिया हुआ है तो ये वाली तिर्यक कोर दिया है, ये वाली, और तिर्यक ऊंचाई देगा तो तब ये वाली देगा। ठीक है भाई, यानी तिर्यक कोर का मतलब है उसके पीक को वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन को ही तिर्यक कोर कहा जाता है, जबकि तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है उसके पीक को साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन को तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब समझिए बात को, क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा है तिर्यक कोर की लंबाई 10 है, यानी यहां मिड पॉइंट है, इससे मिलाने वाली लाइन को, इससे मिलाने वाली लाइन को। अब मेरे भाई ये कितने डिग्री का है? क्या ये 90 डिग्री का है? ये वाली लाइन 10 दी हुई है, तो क्या ये हाइपोटेनस आप लोगों को दी हुई है? अगर ये 90 डिग्री का है तो ये वाली लाइन 10 दी हुई है, तिर्यक कोर की लंबाई 10 दी हुई है, तो क्या आप कह सकते हैं कि हाइपोटेनस जो दिया हुआ है वो आप लोगों को 10 दिया हुआ है? क्या ये जो है ये विकर्ण आधा है? क्या ये वर्ग के विकर्ण का आधा है? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा में √2 की गुणा कर दोगे तो वो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 अगर वर्ग का विकर्ण है तो 16 का आधा जो है वो 8 हो जाएगा। यानी ये वाली भुजा जो है, कर्ण तो मुझे 10 दिया हुआ था, ये वाली भुजा मुझे 8 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 8 दी हुई है। तो 6 8 10 का आप ट्रिपलेट जानते हैं। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? हाइट जो हो जाएगी मेरे भाई वो 6 हो जाएगी। आपसे पूछा है इसका आयतन कितना होगा, यानी इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पिरामिड के? 1/3 बेस का एरिया, बेस में क्या है? वर्ग है। इसका एरिया 8 8 64 दूनी 128 हो जाएगा, और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 6 निकाली है। 3 से काटा 2 बार, 128 दूनी 256 होता है। आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? बस मुझे इतना बता दो। बात समझ में आई या नहीं मुझे इतना बता दो। मैंने पूरी ताकत झोंक दी है इस क्वेश्चन को समझाने में मेरे भाई। आपसे ये बात समझ में आनी चाहिए, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। दोनों केस में राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, लेकिन जब हम इस वाले को मिड पॉइंट को ले रहे होंगे तो बेस जो रहेगा वो साइड का आधा रहेगा, बेस बदल जाएगा भाई साहब। और जब हम इस वाले को ले रहे होंगे बेस, तो ये डायगोनल का आधा रहेगा, बेस बदल जाएगा, बनेगा दोनों में राइट एंगल ट्राइंगल ही। इसलिए इस बात का हम लोगों को विशेष याद रखना है कि अगर हमें तिर्यक कोण दिया होगा तो हमें हमेशा ये वाला बेस लेना है। तिर्यक कोण ये होता है, हाइट ये होती है, और अगर हमें तिर्यक ऊंचाई देगा तो बेस हमें ये लेना होगा। ये इसकी ऊंचाई होगी और ये जो होगा ये इसका स्लैंट हाइट हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, हाँ मेरी बात समझ में आ गई। मैं फिर से दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझाऊंगा, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, मैं डाउट में नहीं छोड़ना चाहता। भाई उसने कहा है एक पिरामिड है और पिरामिड के बेस में जो है एक स्क्वायर जुड़ा हुआ है, तो पिरामिड के बेस में मैंने स्क्वायर जोड़ दिया। ये जो है वो स्क्वायर है,
जो पिरामिड के बेस में जुड़ा हुआ है, इसकी भुजा जो है वो 8√2 दे रखी है। उन्होंने कहा है तिर्यक कोर यानी कि सिलेंट एज जो है, तिर्यक कोर जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। दो चीजें होती है मेरे भाई, सिलेंट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, और एक दूसरी होती है सिलेंट एज होती है, तिर्यक कोर होती है। जब आप लोगों को तिर्यक कोर दी हुई हो तो इसका मतलब सेंटर को पकड़ के ऐसे खींचा गया होगा, ये वाली लाइन जो होगी वो तिर्यक कोर होगी, यानी बेस जो होगा उस केस में ये हो जाएगा, बेस जो होगा उस केस में विकर्ण का आधा हो जाएगा। लेकिन अगर उसने तिर्यक ऊंचाई दी होती, स्लैंट हाइट दी होती, यानी उसने ये वाली लेंथ दी हुई है, ये वाली लेंथ दी हुई है, उस केस में बेस जो रहता वो ये वाला रहता, उस केस में बेस जो होता वो साइड का आधा होता। दोनों बातों में कंफ्यूज मत हो जाना। अब जो है बेस विकर्ण का आधा है, तो विकर्ण कितना है, जब भुजा 8√2 है तो √2 की गुणा कर देंगे, विकर्ण बन जाएगा, और विकर्ण का आधा इसका बेस बन जाएगा। बेस 8 है, तिर्यक कोर की लंबाई 10 है, तो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, ऊंचाई 6 आ जाएगी। और फॉर्मूला 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार में वर्ग है इसका क्षेत्रफल यानी इसका स्क्वायर गुणा ऊंचाई, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सर √2 से गुणा क्यों किया? बेटा विकर्ण क्या होता है किसी भी वर्ग का, क्या ये नहीं होता? अगर भुजा 8√2 है तो इसमें √2 की गुणा करेंगे तो विकर्ण नहीं बन जाएगा, और विकर्ण का आधा कर देंगे तो क्या ये बेस नहीं आ जाएगा? तिर्यक कोर 10 दी हुई है, क्या हाइपोटेनस 10 दिया हुआ है, तो ये 6 नहीं आ जाएगा, तो ऊंचाई ही निकालना हमारा मेन टारगेट था। ठीक है, अगर बात समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप करेंगे जी, हाँ हम लोगों के बात समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई है। एक बार मेरे भाई थम्स अप करेंगे कि हाँ बात समझ में आ गई है। आप एक बार आपने समझा दिया, बहुत बढ़िया। आप आगे एक और क्वेश्चन कराओ ऐसा ही जिसमें हम लोग उलझे। जल्दी से बताइए, अगर बात समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ बात समझ में आ चुकी है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अभी आप देखना, अभी आप निकालोगे। इसमें क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसमें क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या दिया हुआ है, क्या आप लोगों को बेस लेना होगा, क्या आप लोगों को हाइट लेनी होगी। समझिए, एक लंब पिरामिड का आधार एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले दिमाग में यह सेट करिए, आधार में जो जुड़ा हुआ है वो समबाहु त्रिभुज जुड़ा हुआ है। सर समझ नहीं आया है, वैसे मैंने 2 बार समझा दिया है पर मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। बेस में जुड़ा हुआ है एक स्क्वायर, स्क्वायर की साइड 8√2 दी हुई है। बेटा 2 चीजें होंगी, या तो वो स्लैंट हाइट आपको देगा या वो स्लैंट एज आपको देगा। अगर वो स्लैंट एज देता है, तिर्यक कोर देता है, तो फिर आपका बेस ये हो जाएगा। यहां पे ये लाइन है, ये वाला स्लैंट एज होता है, ये स्लैंट एज होता है। अगर स्लैंट हाइट देता है तो फिर बेस ये हो जाएगा, ये आपकी स्लैंट हाइट होती है। जब बेस इसे लेंगे तो ये डायगोनल का आधा होता है, जब बेस इसे लेंगे तो ये साइड का आधा होता है। अब हमें स्लैंट एज दिया है तो बेस ये लेना पड़ेगा, तो विकर्ण का आधा होता है। तो अगर भुजा आपके पास 8√2 है तो इसमें √2 की गुणा कर देंगे तो विकर्ण आ जाएगा, इसका आधा यानी बेस 8 हो जाएगा। स्लैंट एज 10 दी हुई है, बेस 8 है तो ये 6 हो जाएगा। ऊंचाई भी आपके पास आ चुकी है। वॉल्यूम होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार में वर्ग जुड़ा हुआ था, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग, इसका वर्ग करोगे तो 128 आ जाएगा, और इसमें ऊंचाई की गुणा कर दोगे तो मेरे भाई इसका आयतन निकल के आ जाएगा इस पिरामिड का। बिल्कुल सेम डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। अच्छा लगेगा अगर आपने ये क्वेश्चन किया मेरे भाई, अच्छा लगेगा अगर आपने मेरे भाई ये क्वेश्चन किया। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोशिश करना मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन ने कहा है एक लंब पिरामिड का आधार एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है। आपके मन में सबसे पहले ये आया, सबसे पहले आपके मन में ये आया कि नीचे जो जुड़ा हुआ है वो समबाहु त्रिभुज जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा बिल्कुल, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई भी आप लोगों को दी हुई है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रत्येक तिर्यक कोर, फिर से वही दिया हुआ है भाई साहब। अगर ये आपके सामने समबाहु त्रिभुज है
तो बीच से उठा के यहां क्या बनाया गया होगा, ये आपका पिरामिड बनाया गया होगा। अगर तिर्यक कोण दिया गया है तो बेस क्या ये हो जाएगा, ये वाला बेस का काम करेगा, क्योंकि ये जो होती है ये तिर्यक कोण होती है। अगर स्लेंट हाइट दी होती तो बेस का काम जो है वो ये करता या नहीं करता। तो मेरे भाई अब ध्यान से सुनना, अगर बेस का काम ये करने वाला है, स्लेंट एज में बेस का काम ये करने वाला है, तो ये क्या है, किसी भी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या है, यानी सरकम रेडियस है। भाई ये सेंटर है, आप ऐसे बनाइए, क्या ये इसकी रेडियस होगी या नहीं, तो ये परिवृत्त की त्रिज्या होती है। जब भी कोई समबाहु त्रिभुज होता है उसका बेस हमें निकालना होता है, तो मेरे भाई ये परिवृत्त की त्रिज्या होती है। तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का तरीका a/2√3 होता है, a/√3 होता है, a/√3 होता है। तो भुजा कितनी है, 20 दी गई है, बटे में √3 कर दीजिए, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/√3 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब आप देखेंगे, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बेस जो दिया हुआ है वो 20/√3 दिया हुआ है। स्लेंट एज कितना दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है। और आप लोगों से पूछा क्या है, आप लोगों से इसकी वर्टिकल हाइट पूछी है, यानी ये वाली हाइट आपसे पूछना चाह रहा है। क्या आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, थोड़ा सा समझाना, आप एक मैच्योर बंदे हैं, आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कर्ण का स्क्वायर 30 का वर्ग 900 हो जाएगा, बराबर वर्टिकल हाइट का स्क्वायर लंब का स्क्वायर AB स्क्वायर होगा, प्लस आधार का स्क्वायर 20 का वर्ग 400 होगा, और √3 का वर्ग जो है वो 3 हो जाएगा। ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा, 900 माइनस 400/3 हो जाएगा। बेटा ये स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो क्या वर्टिकल हाइट आपके सामने आ चुकी है? 900 या 2700 में से 4 जाएंगे तो 2300/3 बचेगा। और 2300 का वर्गमूल क्या होता है, 2300 का वर्गमूल क्या होता है, क्या कोई मुझे बताएगा? 100 का वर्गमूल 10 होता है, अंदर 23/3 बच जाएगा, 23/3 बच जाएगा। ये आप लोगों की हाइट हो जाएगी, ये आप लोगों की हाइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया, तिर्यक कोण में आपको बेस क्या लेना है, तिर्यक कोण में बेस हमेशा ये लेना है। जैसे पिछले वाले में भी तिर्यक कोण में बेस हमने डायगोनल का आधा लिया था, ठीक समबाहु त्रिभुज में हम लोग जो है सरकम रेडियस को बेस ले रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि यहां तिर्यक कोण आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 39। बताइए, क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों के सामने है। गुरुजी थोड़ा पेचीदा लग रहा है। भाई पेचीदा तो मैंने बताया था, पेचीदा तो मैंने बताया था, लेकिन इतना पेचीदा नहीं है कि क्वेश्चन तुम छोड़ दो, हिम्मत तुम हार जाओ, इतने कमजोर नहीं हो भाई। मेरे बालक हो, मतलब मेरे पढ़ाए हुए बालक हो, तो मेरे दोस्त इतना कमजोर मत बनना। आपके साथ पिछले 7-8 महीने से हूं, बहुत सारी चीजों को आपके साथ सीखा हूं, बहुत सारी चीजों को आपके साथ बेहतर किया है। मेरी बात समझ रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही पढ़ाने आ गया, हर दिन आपके साथ कुछ ना कुछ सीखा है। बहुत सारी चीजों पे हमें डाउट हुआ होगा, उन डाउट को हम लोगों ने क्लियर किया है। तो आप देखेंगे कि आप हर रोज निखर रहे होते हैं, आप हर रोज बेहतर बन रहे होते हैं। तो ऐसा मत बोलिए पेचीदा आज के जीवन में कुछ भी नहीं है, इसे और कोई थोड़ी ना करेगा। फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन मैं घर के लिए आपको दूंगा पिरामिड का। टोटल 41 क्वेश्चन तक पिरामिड है, फिर हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। इसी में एक छोटा सा नया टॉपिक होता है। क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए भाई साहब, फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट कर देना, सवाल का जवाब बन जाएगा। देखिए, किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग जो है ये आधार में जुड़ा हुआ है, बहुत शानदार।
यदि इसकी ऊंचाई हमें अलग से दी हुई है, पिरामिड की ऊंचाई हमें अलग से दी हुई है, h की वैल्यू दी हुई है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखिए पहले पिरामिड का। आप कहेंगे 1/2 आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई, गुणा तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई है भाई साहब, ध्यान रखना, तिर्यक ऊंचाई की बात मैं कर रहा हूं, तिर्यक ऊंचाई की बात मैं कर रहा हूं मेरे भाई। यही फॉर्मूला होता है, लिखवा के आया हूं। अब आप देखिए, ध्यान से सुनिए, जैसा फॉर्मूला लिखा है वैसे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए। आधार का परिमाप यानी आधार में वर्ग जुड़ा हुआ है, इसका परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग क्या 40 आएगा। तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है? तिर्यक ऊंचाई होती है, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट जो होती है वो ये वाली होती है, ये वाली होती है। अच्छा, ये पूरी 10 दी हुई है तो ये कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, इसी की आधी। मैंने बताया था जब तिर्यक ऊंचाई के बारे में पूछा जाए तो ये बेस का काम करता है। हाइट कितनी दी हुई है? हाइट उसने 10 दी हुई है, यानी ये वाली जो है ये हाइट 10 दी हुई है, यानी ये वाली हाइट 10 दी हुई है, ये वाला बेस 5 दिया है, तो क्या ये तिर्यक ऊंचाई आप लोग निकाल लेंगे? कैसे निकालेंगे? 10 का स्क्वायर 100 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 100 और 25 125 हो जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा? 5√5 हो जाएगा। कैसे निकाला भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इसका वर्ग कितना होगा? 100 होगा, इसका वर्ग कितना होगा? 5 का वर्ग 25 होगा, और इसका अंडर रूट निकाल दो। 100 और 25 125 का वर्गमूल 5√5 होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है। बस यहां जो है तिर्यक ऊंचाई 5√5 रख दीजिए। अब यहां से काटिए, 20 पंजे 100√5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने कहा ना, अगर तिर्यक ऊंचाई है तो बेस इसे लेना पड़ेगा, अगर तिर्यक कोर है तो बेस इसे लेना पड़ेगा। बस इतना सा याद रखना, यही झोल था, यही झोल था। लेकिन झोल बचा नहीं, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया। तिर्यक कोर है तो बेस ये आएगा, और तिर्यक ऊंचाई है तो बेस ये आएगा। बस काम खत्म। ठीक है, ये बात समझ में आ गई मेरे भाई? वैल्यू पुट करी, आंसर आपके सामने है। एक और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन पिरामिड का आप लोगों को होमवर्क में दूंगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए क्या हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन ने कहा है एक पिरामिड का आधार जो है वो वर्ग है। फिर से वर्ग दे रखा है भाई साहब। एक पिरामिड का आधार जो है वो एक वर्ग दिया हुआ है, 99% में वो आपको वर्ग ही देगा। जिसकी भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो आपने 8 सेंटीमीटर लिख लिया। यदि पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। क्या यही आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है? और अगर हमें टोटल सरफेस एरिया जोड़ना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसमें आधार का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ रहे होंगे। आधार का क्षेत्रफल हम लोग मेरे भाई हम लोग जोड़ रहे होंगे। यही तो होता है मेरे दोस्त, बात को समझिए। अगर मैं पिरामिड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पूछूं तो सबसे पहले जहां मैंने फॉर्मूले लिखाए वहां इस बात को देखिए, क्या मैंने ये फॉर्मूला लिखाया है? ये सीएसए होता है। सीएसए में आधार का क्षेत्रफल जोड़ दोगे तो वो टीएसए में बन जाएगा। यानी मैं आपसे अगर पूछूं आधार का परिमाप कितना है, तो भुजा 8 दी गई है, इसका परिमाप 32 हो जाएगा। अब आपको तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो तिर्यक ऊंचाई मतलब ये 4 हो गया। तिर्यक ऊंचाई में बेस का काम ये करता है, ये 4 हो गया। ऊंचाई कितनी दी हुई है? 16 दी हुई है, तो ये कितनी हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई? 16 का वर्ग 256 होता है, और 4 का वर्ग 16 होता है। 256 और 16 272 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 272 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 272 हो जाएगा। तो अगर मैं अंडर रूट के अंदर 272 लिखा हुआ है तो 272 के फैक्टर कर लो।
आपने कहा 4 छिंग 24 होगा, 24 4 अट्ठे 32 होगा, 4 से काटोगे 17 बार कटेगा और ये 17 आ जाए, 2 4 है तो एक 4 बाहर आ जाएगा, यानी रूट 272 का मतलब होता है 4 रूट कितना हो जाएगा, 4 रूट 17 हो जाएगा। रूट 272 का मतलब होता है 4 रूट 17 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 बार 4 है तो वर्गमूल के बाहर आएगा, 1 बार 4 हो जाएगा, 17 एक बार है, ये वर्गमूल के बाहर नहीं आएगा। तो यानी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है, 4 रूट 17 दी हुई है, प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार में तो वर्ग जुड़ा हुआ है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा का वर्ग यानी 64 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं भाई कॉमन ले दो तो आप कहेंगे 32 कॉमन ले दिया, यहां से काटेंगे 2 बार, तो यहां जो बचने वाला है वो 2 रूट 17 बचने वाला है और यहां जो है वो 2 बचने वाला है। अभी 2 भी कॉमन आ जाएगा तो 64 रूट 17 प्लस 1 आएगा, 64 रूट 17 प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, इन क्वेश्चंस को हर कोई नहीं करता, 60 to 70% बच्चे जो है प्रिज्म पिरामिड पढ़ के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर आप क्वेश्चन को कर रहे हो, पहली बात तो पेपर में बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा, और रेयर केस में अगर पूछ लिया गया तो मेरे भाई इन क्वेश्चंस को छेड़ने वाले इंसान केवल 20, 25, 30% लोग होंगे, और अगर उनमें आप हो तो मेरे भाई आप लोग मेरिट में अपने आप आगे चले जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में, एक क्वेश्चन मैंने प्रिज्म में होमवर्क में दिया है, एक क्वेश्चन मैंने पिरामिड में होमवर्क में दिया है। अब आप मुझे ये बताइए, पहला ऑप्शन है बिलो 70%, बिलो 50%, बिलो 50%, दूसरा ऑप्शन है एबव 50%, एबव 50%, तीसरा ऑप्शन है एबव 90%, 90%, चौथा ऑप्शन है पूरा का पूरा 100%। आपको प्रिज्म और पिरामिड कितना समझ में आया? 90% का मतलब कि बहुत छोटी सी चीज तो समझ में नहीं आई है, लगभग लगभग आ गया है तो वो एबव 90, पूरा का पूरा आ गया है तो ऑप्शन नंबर डी, आधा आया है आधा नहीं आया है ऑप्शन नंबर बी, आधे से भी कम समझ में आया है ऑप्शन नंबर ए। फटाफट मुझे बताइए कि आपको प्रिज्म और पिरामिड दोनों के दोनों कैसे समझ में आए हैं? क्या आप क्वेश्चन पे अटेम्प्ट ले पाएंगे? आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सेट बैठने वाला है। दिल पे हाथ रख के बताना है, झूठ नहीं बोलना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके लिए सटीक बैठा है। बिल्कुल सही दोस्त आपके लिए बैठा है सी, एबव 90। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं एबव 90 आपको सिखा पाया तो मेरे दोस्त ये वाकई में मेरी जीत है, क्योंकि मैं इस टॉपिक में सोच रहा था कि मैं आपको समझा किस तरीके से पाऊंगा। ठीक है, बी वाले अगर है एबव 50 है योगेश राघव, तो भाई थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। अनुपम पांडे डी है, ऋषु यादव बी है, नम्रता 90% है, बंटू यादव डी है, विपिन कुमार बी है। भाई फॉर्मूले याद रख लेना, फॉर्मूले याद रख लेना मेरे दोस्त, और वैल्यू पुट करके देखना, आप पाओगे कि आप बेहतरीन क्वेश्चन कर पा रहे हो। कंफ्यूजन बस एक जगह होगा, उस कंफ्यूजन को मैंने दूर कर दिया कि अगर तिर्यक कोण दिया है तो तिरछा वाला बेस होगा, और तिर्यक ऊंचाई दिया है तो सीधा वाला बेस होगा। बस ये कंफ्यूजन कर सकता था, उसको मैंने क्लियर आप लोगों को कर दिया है। नेक्स्ट जो है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने ऐसे लेके आ रहा हूं जो हम लोगों के परसेंटेज में भी छूट चुके थे, और वो हम लोगों के मेंसुरेशन का पार्ट था, वो हम लोगों का मेरे भाई मेंसुरेशन का पार्ट था। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मेरे भाई ये रहा। फटाफट से मुझे बताइए, इन क्वेश्चंस को हम लोग रेशो मेथड से भी कर देते हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग रामबाण से भी कर देते हैं, जिससे जैसा सटीक बैठे उससे ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक त्रिभुज के आधार में
33 सही 1/3% की वृद्धि होती है तथा ऊंचाई में 16 सही 2% की कमी होती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरे भाई? 1/3 होती है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरे भाई? 1/6 होती है। तो उसने कहा है आधार में इतनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि होने का मतलब है आधार 3 से 1 बढ़ के 4 हुआ है। आधार जो है वो 3 से 1 बढ़ के 4 हुआ है। भाई 1/3 का वृद्धि होने का मतलब क्या है? अगर पहले आधार 3 था तो अब 1 बढ़ के कितना हो गया होगा? 4 हो गया होगा। ऊंचाई में इतनी कमी हुई है, ऊंचाई में इतनी कमी हुई है, तो मेरे भाई पहले ऊंचाई 6 थी तो अब 5 हो गई है, 1 घट के 5 हो गई है। तो आप जानते हैं आधार और ऊंचाई का गुणनफल ही क्षेत्रफल होता है। तो अगर मैं देखूं तो यहां क्षेत्रफल 18 आएगा, यहां क्षेत्रफल 20 आएगा। तो अगर मैं परिवर्तन पूछूं तो क्षेत्रफल 2 बढ़ गया, किससे बढ़ गया? 18 से बढ़ गया। तो 100 से कितना हो जाएगा? 2/2 से काटेंगे 9 बार, और 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। यानी कि इसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि कितनी हो जाएगी? इसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत जो होगा वो 11 सही 1/9% होगा। अगर आपने मेरे भाई आधार में 1/3 की कमी की है, 33 सही 1/3% की कमी की है, ऊंचाई में 16 सही 2/3% की कमी की है, तो मेरे भाई इसमें वृद्धि की है, इसमें कमी की है, तो आधार जो है 3 से 1 बढ़ के 4 हो जाएगा, और यहां पे ऊंचाई जो है वो 6 से 1 घट के 5 हो जाएगी। यदि मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का, तो आप कहेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। होता है क्या ये फॉर्मूला? 1/2 तो कांस्टेंट रहने वाला है, आधार गुणा ऊंचाई पहले का क्षेत्रफल, आधार गुणा ऊंचाई दूसरे का क्षेत्रफल। यानी कि मेरे भाई 18 से 20 हो गया, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। किससे बढ़ा? 18 से बढ़ा, तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 11 सही 1/9% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जब भी आपके सामने 2D का क्वेश्चन कोई पूछा जाए और यहां जो परसेंटेज दी हो वो बहुत बड़ी सी परसेंटेज दी हो जिसे काटा ना जा सके, 17% मतलब इसकी फ्रैक्शन 17/100 हो जाएगी, तो भाई साहब उसे आप लोग रामबाण से कर लेना। रामबाण ये कहता है कि अगर आपने वृद्धि या कमी की है तो ओवरऑल इफेक्ट जो है आप इससे निकाल सकते हैं। वृद्धि की है तो उसे पॉजिटिव लिख दीजिए और कमी की है तो उसे नेगेटिव लिख दीजिए। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% बढ़ा दिया गया। बढ़ाया है तो पहली भी 17 बढ़ाया, दूसरी भी 17 बढ़ाया, पहली भी 17 बढ़ाया, दूसरी भी 17 बढ़ाया, बटे में 100 कर दिया, तो 17 और 17 34 हो जाएगा। 289 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 2.89 आ जाएगा, यानी 34 और 2 36.89 उसका एरिया बढ़ जाएगा। 36.89% उसका एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हम इसे रेशो से नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे रेशो से। आप जब इसकी फ्रैक्शन बनाते तो 17/100 लिखते, यानी 100 से बढ़ के 117 हो जाएगा। अगली बार भी दूसरी भुजा भी 100 से बढ़ के 117 हो जाएगी। 10,000 से बढ़ के मेरे भाई यहां देखेंगे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस मल्टीप्लाई से बचने के लिए जब परसेंटेज ऐसी दी गई हो जिसकी फ्रैक्शन जो है वो कटे ना, तो मेरे भाई उसे रामबाण फॉर्मूले से जाना ही बेहतर है। नेक्स्ट की तरफ आइए, ये कट जाएगी तो इसे हम लोग रामबाण से भी जा सकते हैं, रेशो से भी जा सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा है एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ाया है तो त्रिज्या 10% बढ़ी, तो यहां भी 10 गुणा 10/100 हो जाएगा,
यानी कि क्षेत्रफल जो है उसका 21% बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं रेशो से करना चाहूं मेरे भाई, रेशो से करना चाहूं तो रेशो से करने का मतलब है 10 से 1 बढ़ के 11 हो गया होगा, 10 से 1 बढ़ के 11 हो गया होगा, ठीक है। यानी कि मेरे भाई 100 से बढ़ के 121 हो गया होगा। कितना परसेंट बढ़ गई क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे 21% बढ़ गया है। कितना परसेंट बढ़ गया, 21% मेरे भाई बढ़ गया है, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन को बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है। एक बार मुझे बताना इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। कल भी इसकी क्लास होगी, हाँ कल भी मेरे भाई इसकी क्लास होगी। कल जो है वो इसके यूपीएसआई के क्वेश्चन कराऊंगा और इसमें 3D के बढ़ने वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो अभी एबव 90 पे ही उलझे पड़े हैं, अभी जो है वो एबव 90 पे ही उलझे पड़े हैं। नेट इतना भी धीमा नहीं चल रहा है कि पिछले घंटे की बात को आप लोग अब दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग अब आसानी से कर लेंगे मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं तो 3D जो है, 3D जो है वो 95% हम लोग कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। 5% प्लस प्रीवियस ईयर, मतलब एक क्लास का और मटेरियल, 1 घंटे का और मटेरियल बस आप लोगों का बचा हुआ है। आप कहोगे जी अभी ले लो फिर 1 घंटा, अभी ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी लेने में, लेकिन बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। कुछ भी कह लो, या किसी वो और चीज की तैयारी कर रहे हैं, या सुबह से क्लास कर रहे हैं, या इतनी देर पढ़ नहीं सकते, कुछ भी रीजन रहा हो, तो एक क्लास और लेनी है। कोई हमें जल्दी नहीं है कि हाँ हम लोग जल्दी कर रहे हैं। 5% और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लगभग 1 घंटा 15 मिनट का मटेरियल अभी हमारे पास बचा हुआ है। तो कल हम इस क्लास को मेरे भाई खत्म कर रहे होंगे, कल इस क्लास को मेरे दोस्त मेरे साथी हम लोग खत्म कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। अपना ध्यान रखिए और इन फॉर्मूले की आज प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस जरूर कर लेना। हाँ कल ही कराऊंगा मेरे भाई, कल ही कराऊंगा। चलिए फिर, ओके, टाटा, बाय बाय।